हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पॉट पर। साथियों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी चीज़ें ईओआरओ भर्ती के बारे में। पूरी संपूर्ण जानकारी जो आपको चाहिए वो सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। परंतु सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको मैं एक पेड़ देता हूँ और उस पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी दे रहा हूँ। सीमित समय है, लगभग 6 घंटे का, और आपको मैं ये कहता हूँ कि आपको इस पेड़ को काटना है, तो आपकी पहली एक्शन या पहला रिएक्शन आपका क्या रहने वाला है? जाहिर सी बात है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि भाई पेड़ हमारे पास में है, कुल्हाड़ी हमारे पास में है, समय हमें 6 घंटे का दे ही दिया, तो हम काटना स्टार्ट कर देंगे और उसको काट देंगे, लिमिटेड समय में काट देंगे, सीमित समय में काट देंगे। परंतु यही क्वेश्चन जब अब्राहम लिंकन से पूछा गया तो उनका रिएक्शन क्या था? उन्होंने कहा कि गिव मी 6 आवर टू चॉप डाउन ए ट्री, मतलब आप मुझे 6 घंटे दीजिए किसी एक पेड़ को काटने के लिए। तो उनका रिएक्शन क्या है? आई विल स्पेंड इट द फर्स्ट फॉर शार्पिंग द एक्स, मतलब अगर आप मुझे 6 घंटे देते हो, अगर आप मुझे एक पेड़ देते हो और एक कुल्हाड़ी देते हो कि इसको आपको काटना है, तो मैं स्टार्टिंग के जो 4 घंटे हैं, उस 4 घंटे में क्या करूंगा? उस कुल्हाड़ी को, जो धार है कुल्हाड़ी की, उसको तेज करने की कोशिश करूंगा। आज के सेशन में हम इसी अप्रोच के साथ में काम करने वाले हैं। देखो, अगर जनरली हम बात करें तो किसी काम को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है हार्ड तरीका, हार्ड वर्क। नो डाउट आपको काम तो करना ही है। बिना काम के, बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। ये चीजें आपको क्लियर कर लेनी है। कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। हाँ, एक दो कोई तुक्के लग सकते हैं, परंतु अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ में सफल रहना है, एक चरम बिंदु पे आपको अपने जीवन के अंदर रहना है, तो आपको जो है मेहनत हमेशा करती रहना है। फिर हम बात करते हैं, दूसरा तरीका है स्मार्ट वर्क का। कई बार आपने ये डिबेट सुनी होगी कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि आपको हार्ड वर्क करना है, निश्चित रूप से करना है, पर स्मार्ट अप्रोच के साथ में करना है। स्मार्ट तरीके से जो है आपको क्या करना है? हार्ड वर्क करना है। इसी अप्रोच के माध्यम से आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि अगर आपको ईओआरओ बनना है, अगर आपको अधिशासी अधिकारी बनना है, तो किस तरीके से जो है आपको स्मार्ट तरीके से क्या करना है? हार्ड वर्क करना है। ठीक है। आज के इस सेशन का मेन काम क्या रहा है, मेन पर्पज क्या रहा है? कई साथियों के मैसेज आते हैं। लगभग दिन में अगर ईओआरओ भर्ती की रिगार्डिंग ही बात करें तो 20 से 25 मैसेज और फोन कॉल आ जाते हैं। सभी को इंडिविजुअल करने में समय जाता है और चीजें वो सेम की सेम रहती हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे डिसिप्लिन और मोटिवेशन के साथ में। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन क्या करता है? किसी भी चीज को आपको जो है वो स्टार्ट करने में सहायता करता है। अगर ईओआरओ भर्ती है, आप ये चाह रहे हो कि मैं आज तैयारी करूं, तो मोटिवेशन भी हम बात करेंगे कि किस लिए आपको अधिशासी अधिकारी बनना है, किस लिए आपको एक हार्ड तोड़ मेहनत करनी है, परंतु स्मार्ट अप्रोच से। ठीक है। आज का वीडियो क्या है? डिसिप्लिन का, जो आपका मोटिवेशन का काम करेगा। मोटिवेशन क्या करता है? एक बार जो है आपके मेहनत के ग्राफ को ऊंचा लेके जाता है, परंतु फिर जैसे ही आप मोटिवेशन कम हुआ, आप ये जो है वो पढ़ना कम कर दिया, कम कर दिया, और फिर कई दिन तो ऐसे आ जाते हैं कि आपने बंद ही कर दिया एकदम से। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको मोटिवेशन के साथ में ये काम करना है, परंतु डिसिप्लिन के साथ में इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना है। मेहनत करनी है और सिलेक्शन तक पहुंचना है। क्योंकि जो डिसिप्लिन का ग्राफ है वो कंसिस्टेंसी के साथ चलता है, लगातार चलता है। तब तक चलता है जब तक कि आपकी एग्जाम हो जाती है, सिलेक्शन हो जाता है। और ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तैयारी के प्रोस्पेक्टस से ही हम बात नहीं कर रहे, तैयारी के संदर्भ में ही हम बात नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखना है आपको, ये चीजें आपको अपने जीवन में भी आत्मसात करनी है। किसी काम को तब तक करते रहना है जब तक कि वो आपके जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वहां तक आप नहीं पहुंच जाते हो। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के साथ में आपको इसमें रखना है। अब बात कर रहे थे हम डिसिप्लिन की। यहाँ आपको एक इमेज दिख रही है, जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं, मैंने आपको एक दो वीडियो में पहले भी ये इमेज दिखाई है। ये इमेज किस चीज की है? ये इमेज है आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफिस है, जहां पर आपके डायरेक्टर बैठते हैं, जहां पर आपके सेक्रेटरी बैठते हैं, जहां पर आपकी अधिशासी अधिकारी बनने के बाद में ज्वाइनिंग होती है, जहां पर आप जब राजस्व अधिकारी बन जाते हो तब आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है, जब आपके यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन होते हैं। ये बिल्डिंग है जहां पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, जहां से आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। इस बिल्डिंग को आपको ध्यान में रखना है। मोटिवेशन की मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। मोटिवेशन क्या है इस भर्ती को लेकर, वो एक छोटी सी मैं उदाहरण बता दूं। आप में से जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो किसी लाइब्रेरी में बैठ के एक 2x2 या 2x4 का जो कोना है उसको पकड़ के तैयारी कर रहे हैं। आप में से कोई साथी हो सकता है कोई गांव देहात में रिमोट एरिया के अंदर तैयारी कर रहा होगा। हो सकता है कोई आदमी शहर में ही है, पर वो एक
कमरे के अंदर कैद होकर जो है वो तैयारी कर रहा है। आज का दिन आप याद करना, और जब आप अधिशासी अधिकारी बन जाते हो, जब आप ईओआरओ बन जाते हो, उसके बाद में आपकी एक कलम के अंदर कितनी पावर होती है। जनरली जो लोग बात करते हैं वो बात करते हैं कि सर इसमें गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सर इसमें सैलरी कितनी होने वाली है, सर इसके अंदर क्वार्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है। परंतु मेरा नजरिया इस एग्जाम को देखने का अलग है। मैं इसलिए अलग बता रहा हूँ, ये चीजें मिलेंगी, नो डाउट मिलने वाली हैं। जितनी भी सुख सुविधाएं एक अधिकारी लेवल के आदमी को मिलनी चाहिए, वो सभी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, सैलरी अच्छी खासी है, पेमेंट अच्छा खासा है, रेपुटेशन है, एक सोशल स्टेटस आपका बहुत अच्छा खासा बन जाएगा। परंतु मेन जो मेरा देखने का नजरिया ये है कि मैंने आपको बताया कि एक 2x2 या 2x4 के कोने में अगर आप 5, 10, 15 महीने जैसे इस एग्जाम के लिए निकालते हो या किसी भी एग्जाम के लिए निकालते हो, आपकी पावर कितनी हो जाएगी। आप जब इस कलम के साथ में एक साइन कर दोगे, आज आप भले ही खुद संघर्ष का जीवन जी रहे हो, परंतु जैसे ही आप अधिकारी बन जाओगे तो कोई एक ऐसा नीडी आदमी, कोई एक ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार जिसको पूरे घर की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जो आपके प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं, उनके माध्यम से अगर आप एक भी साइन कर दोगे तो उसको वो मकान अलॉट हो जाएगा। सोचो आपके पास में कितनी पावर है। ठीक है, आप खुद जो है आप एक कोने में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, संघर्ष वाला तो नहीं कह सकते, पढ़ाई अगर आप इंजॉय करते हो तो अपने आप में आनंद वाला काम है। परंतु आप एक चीज सोच के देखो कि आपके अंदर तो आपकी जो पावर है, आपकी पोस्ट की जो पावर है इतनी हो जाएगी कि आप किसी व्यक्ति को जो बेचारा कई सालों से परेशान हो रहा है कि सर ये जो जमीन है, ये जो भूखंड है, ये मेरे नाम से कर दो क्योंकि मैंने इसको परचेज कर लिया है, काफी दिनों से मैंने चक्कर काट लिए, आपके एक साइन से, जब आप कैंप लगाते हो उसमें एक साइन होता है और एक साइन से उस व्यक्ति के क्या होता है, वो जमीन नाम हो जाती है। आप इस चीज को सोच के, इस मोटिवेशन को सोच के, कितने असहाय लोगों की, कितने जो सर्दियों का समय है, लोग जो है वो सर्दियों में परेशान होते हैं, आप उनको रेन बसेरा दे सकते हो। आप उनको क्या कर सकते हो, इंदिरा रसोई की या फिर अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से क्या कर सकते हो, खाने की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हो। कितना आशीर्वाद, और मतलब ये मान के चलिए कि कितनी जो है वो अच्छी दुआएं आपको मिलेंगी। उन चीजों के बारे में आपको सोचना है। निश्चित रूप से जो पेमेंट का है, जो गाड़ी है, जो आपका जो क्वार्टर है, तो वो सब चीजें तो मोटिवेशन का काम करती हैं, परंतु आपको इस अप्रोच के साथ में भी सोचना है आपको। ठीक है, परंतु उसके लिए क्या करनी होगी, हमें मेहनत करनी होगी। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, तो हमें क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, परंतु किस अप्रोच के साथ में करना है, स्मार्ट अप्रोच के साथ में करना है, स्मार्ट वर्क के साथ, स्मार्ट अप्रोच के साथ में हमें हार्ड वर्क करना है। आगे बात समझ में। इस मोटिवेशन के साथ में आपको स्टार्ट करना है। डिसिप्लिन मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंसी के साथ में आपको एग्जाम तक इस मतलब जो जज्बा है उसको साथ में लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि हम ईओआरओ भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, परंतु ये फॉर्मूला जो है वो बेसिकली हर एक एग्जाम के अंदर लगता है। यहाँ हम जितनी भी स्ट्रेटेजिकली बात करेंगे, जितनी भी रणनीति की बात करेंगे, आगे हम सिलेबस को भी जो है डिस्कस करने वाले हैं, किस सोर्स को आपको फॉलो करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। परंतु आपको ये ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें मैंने अनुभव की है 4-5 साल से, जितनी भी कोचिंग संस्थान है, वेल नोन जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो आज के दिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, मैं लगभग जितने भी वेल नोन आप जानते हो राजस्थान के अंदर, सभी के साथ में मैंने काम किया है। ठीक है, फिर मेरे खुद के जो 6-7 एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं, उनके माध्यम से जो अनुभव गेन किया है, साथ ही साथ इस भर्ती में जो पिछली बार सिलेक्ट हुए, जब उन लोगों से मैंने अलग अलग जो है वो रणनीति के बारे में बात की उनकी, तो जो कॉमन स्ट्रेटेजी है जो सभी के लिए ऑलमोस्ट काम करती है, उस चीज के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी रणनीति अलग है, अब जैसे मैं ये कहूँ कि मॉर्निंग में सुबह उठ के पढ़ना अच्छा है, पर आप में से कोई ये कहे कि सर मैं तो सुबह उठ ही नहीं सकता, मैं तो उठता ही 9-10 बजे हूँ, मेरे को तो रात को ही पढ़ना अच्छा लगता है। तो आपका मेन टारगेट क्या है, सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन के लिए क्या करना है, आपको जो है वो इनपुट जो है, मतलब मेहनत जो है वो आपको अच्छे तरीके से करनी है। मेन फोकस आपका मेहनत पे रहना चाहिए, मेन फोकस आपका सिलेबस को कंप्लीट करके ज्यादा से ज्यादा अभ्यास पे रहना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ उस अप्रोच के साथ में काम कर रहे हैं जो ज्यादातर सिलेक्टेड लोगों की रहती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करना है। अब ये थ्योरेटिकल पोर्शन कवर क्यों करना है, क्योंकि इससे क्या होंगे, आपके कंसेप्ट मजबूत रहने वाले हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन कैसे मजबूत होगा, सबसे पहले आपको वीडियो क्लासेज के माध्यम से जो है एक अप्रोच बनानी है, समझ बनानी है, जिसकी मैं ये मानता हूं कि पार्ट ए के लिए आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं रहने वाली, क्योंकि जितने भी साथी जो ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादातर साथी ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम को दे चुके हैं। राजस्थान का जीके है,
राजस्थान की पॉलिटी है, करंट अफेयर है, वो सब चीजें एक बार वो पढ़ चुके हैं। अगर नहीं भी पढ़ी तो वीडियो क्लास के माध्यम से ले सकते हैं। ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन से, या फिर आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन आ जाती है, आपको बुक पढ़नी है, और निश्चित रूप से बुक के बिना तो देखो कोई चीज संभव है ही नहीं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑथेंटिक बुक लेनी है। किस सब्जेक्ट को किस बुक से पढ़ना है, उन सभी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा, डिटेल से बात करूंगा। लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि आपकी जो भर्ती है वो इतनी लेट क्यों आ रही है, क्या वर्तमान स्टेटस उसका है, और कब तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। फिर हम बात करते हैं, ये दोनों चीजें जैसे ही कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद में आपको काम करना है नोट्स पे। किस पे काम करना है? नोट्स पे। नोट्स का पर्पज क्या है? किताब से और वीडियो क्लास से आपने पढ़ा, जैसे एकीकरण है, एकीकरण आपने जैसे 3 क्लास के अंदर पढ़ा, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का टॉपिक रहता है, उसको बुक से पढ़ लिया, ठीक है। अब एकीकरण के जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स आपके 1 या 2 पेज के होने चाहिए, जो आप लगभग 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, और कर सकते हो निश्चित रूप से। अगर आप कंटिन्यू उसके टच में हो, उस सब्जेक्ट के टच में हो, तो आप जो है इस नोट्स का आपको भी फायदा रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा आप इसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। जैसे ये चीजें कंप्लीट होती हैं तो आपको आना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बताता है कि उस जो भी संस्था है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, अगर हम ईओआरओ के लिए बात करें तो आरपीएससी जो है वो इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो हाल फिलहाल में जो ट्रेंड चेंज हुआ है, जो क्वेश्चंस के पूछने का जो फ्लेवर चेंज हुआ है, वो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चलेगा। प्रीवियस ईयर मतलब 2025 से लेकर और जितने भी लास्ट 5-7 साल के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं, उनके माध्यम से आपको क्या पता चलने वाला है कि किस अप्रोच के साथ में कौन कौन से क्वेश्चन और किस डेप्थ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको ईओआरओ के तो हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल ही जाएंगे, मैं उपलब्ध करवा दूंगा उसके लिए, और आपको ये मतलब आगे डिस्कस भी कर लेंगे किस तरीके से है। परंतु ध्यान रखना है कि कोई भी अन्य एग्जाम होती है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई है, अभी सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई है, और आपका जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है उसकी एग्जाम हुई है, इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर पीटीआई वगैरह की जो एग्जाम हुई है, जो आरपीएससी ने कंडक्ट कराए, वो क्वेश्चन आपको अभी से देखते हुए चलना है। कहाँ से मिलेंगे सर? वो हमारी जिम्मेदारी है, आपको उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है। अगर आप किसी बुक से कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो, जैसे दिशा की बुक आती है, कई अलग अलग बुक तो आप मार्केट में आने ही लगी है, तो आप उनके माध्यम से कर सकते हो। उससे क्या होगा, अब कई बार क्या होता है, जैसे मैंने पिछली बार तो एक वीडियो बनाया है एसआई की बुक लिस्ट के बारे में, वहां मैंने आपको ये बताया कि वहां पर क्या होता है, जनरली सब्जेक्ट की संख्या ज्यादा है, तो हर एक के लिए आप मोटी गहराई में बुक जो है वो पढ़ नहीं सकते। वहां मैंने बुक अलग बताई है, यहाँ मैं अलग बताऊंगा। तो उसके नीचे कमेंट क्या आया कि सर जो है आप जो बुक उतारे हो क्या वो सफिशियंट है, या फिर एक डाउट आता है कि सर मैं तो पहले से ही ये बुक पढ़ रहा हूँ, क्या ये सफिशियंट है? तो ये सफिशियंट वाला आंसर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे। ये बताएंगे कि जो आपने मैटर पढ़ा है क्या ये क्वेश्चन वहां से सोल्व हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको अपडेट करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहे तो फिर आपको मैटर जो है वो थोड़ा सा अपडेट करने की आवश्यकता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या चीज होगा, एक तो क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर रिपीट होते हैं, ठीक है, तो वो फायदा हो गया। फिर क्या आप सही पढ़ रहे हैं, क्या आप सही कंटेंट को पढ़ रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से आपसे जुड़े हैं वो कंटेंट सही तो उपलब्ध करवा रहा है, इस चीज का किससे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। और आपकी ये समझ बनेगी कि अभी तक तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे अगर प्रस्तावना से है तो प्रस्तावना से अभी तक तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर आगे कैसे पूछे जा सकते हैं वो चीज कौन बताएगा? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इनके क्या करना है, बार बार में रिवाइज करना है। क्योंकि जब तक आप किसी एक चीज को पकड़ के और बार बार रिवाइज नहीं कर देते, तब तक तो क्या है, पॉसिबल है ही नहीं कि भाई आप क्वेश्चन कर पाओ। रिवीजन बहुत मस्ट हो जाता है। जब मैंने आपने अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैंने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं अधिशासी अधिकारी जो पिछली भर्ती में बने, 34th रैंक है गौतम शर्मा, उनसे मैंने पूछा था, उन्होंने कहा सर कि मैं पार्ट बी और ए दोनों को मिलाकर लगभग 20 से 25 बार मैंने रिवीजन किया था। ठीक है, तब जाके उनकी 34th रैंक आई। तो रिवीजन मस्ट है, दोनों ही चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिवीजन दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, जब तक आप इस तीनों प्रोसेस को कर लेते हो, उसके बाद में बात आती है एमसीक्यू की या टेस्ट सीरीज की। ये आपकी हेल्प करते हैं आगे संभावित जो भी चीजें हैं। भाई प्रस्तावना का मैंने आपको उदाहरण बताया कि प्रस्तावना से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पता चलेगा। परंतु और किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, कंटेंट वो ये प्रस्तावना आप देखोगे 1 पेज का है, परंतु उससे अनलिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो वो चीजें आपको भविष्य में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको टेस्ट सीरीज से पता चलता है। तो इन तीनों चारों चीजों को अगर आप कर लेते हो तो आपकी ईओआरओ की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, और प्रबल हो जाती है। कितनी लगन से आप करते हो वो डिपेंड करता है। तो ये चीजें मैंने अप्रोच बताई थी। अब ये चीजें हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे,
परंतु मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग में कि एक तो होता है स्मार्ट वर्क और एक क्या होता है हार्ड वर्क। भाई एक तो मैं ये कहूँ कि बच्चों आपको EORO का सिलेबस पूरा करना है, तो आपने क्या किया, किताबें ली, मैंने कोई किताबें बता दी और वो किताब लेकर आप चल दिए कि भाई ये पढ़नी है। एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक है, आपके सिलेबस की डिमांड क्या है। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को याद होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो इस सिलेबस को स्टार्ट करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट में कौन से पोर्शन हैं जो हमारे सिलेबस में लगते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले पता है तो निश्चित रूप से ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आपको ध्यान रखना है, आपको EORO को अगर क्लियर करना है तो 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क रहता है, 1 अंक बार रहता है। अब इस 120 नंबर के जो क्वेश्चन है उनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए के अंदर 80 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी के अंदर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। पार्ट ए के अंदर आपको ध्यान रखना है आपका कौन कौन से पोर्शन रहेंगे। एक तो राजस्थान का कंप्लीट जीके रहेगा, जैसे राजस्थान का आर्ट कल्चर है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ठीक है। इसके साथ साथ में स्टेट पॉलिटी आपका आ गया। तो ये 4 पोर्शन किसके रहने वाले हैं, राजस्थान जीके के। इंडिया का जीके है या नहीं है ना, इंडिया का कोई जीके नहीं है, केवल और केवल क्या रहने वाला है, इंडिया की पॉलिटी रहने वाली है, ठीक है। फिर बात करते हैं सर करंट अफेयर कौन सा है, तो करंट अफेयर राजस्थान का भी है, नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी है, तीनों चीजें हैं। और अगर आपको बात बताऊं, इस EORO की एग्जाम में अगर किसी ने सबसे ज्यादा छका है, सबसे ज्यादा अगर किसी ने परेशान किया है, तो वो ध्यान रखना है कि एक तो आपको किसने किया है, इंडियन पॉलिटी ने, और इसके साथ में क्या किसने किया है, समसामयिक किया है, करंट अफेयर ने। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, इन चीजों को अभी से मजबूत करते हुए चलना है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जैसे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, उससे पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, दोनों ही एग्जाम के अंदर इंडियन पॉलिटी बहुत खतरनाक तरीके से पूछी गई, ठीक है। तो इसके बारे में हम इंडिविजुअली बात करने वाले हैं। फिर हम बात कर लेते हैं पार्ट बी के बारे में। पार्ट बी जो है आपका, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट क्या आ जाता है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, ठीक है। इस अधिनियम को पढ़ने में आपको बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि इस अधिनियम से पिछली बार 40 में से 25 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अपने आप में बहुत अच्छा खासा वेटेज है इसका, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन में अगर कुछ चुनिंदा चैनल्स की बात करें जिन्होंने इस यूट्यूब के ऊपर इस पोर्शन को, पार्ट बी को जो है वो करवाया था और फ्री ऑफ कॉस्ट कराया था, 2-3 चैनल ही ऐसे थे जिन्होंने करवाया। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि सर ये एक्ट करवाए कहाँ से। उस समय हमारा एक चैनल था, उन कुछ चैनल्स के अंदर जो फ्री में इस जो पार्ट बी है उसको पढ़ा रहा था यूट्यूब, ठीक है। जब री एग्जाम हुई तो हमने योजनाओं वाला पोर्शन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया था, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले और एक एक पेज 2-2 पेज के नोट्स थे। तो आपकी जो है नगरपालिका अधिनियम आ गया, इसके बाद में 8 आपकी योजनाएं हैं और 3 आपके क्या है, नियम है। तो इन तीनों पोर्शन को मिलाकर आपके 40 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब एक चीज आ जाती है कि सर टारगेट क्या रखें, अगर सिलेक्शन लेना है तो टारगेट क्या रखें। तो टारगेट में मैंने आपको बताया कि पार्ट ए के अंदर अभी मैंने बताया कि कितने हैं, 80 क्वेश्चन, और पार्ट बी के अंदर कितने क्वेश्चन हैं, 40 क्वेश्चन। कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं, 2 पोस्ट इसमें आती हैं, रेवेन्यू ऑफिसर की और अधिशासी अधिकारी की, दोनों की अलग अलग कट ऑफ गई। परंतु ईओ के लिए क्या था, 88.40 और 87.06। तो हम मान लेते हैं कि 38 के आसपास में 88 के आसपास आपको नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, आप में से जिस किसी के भी जानकार हैं उनको पूछना कि पार्ट बी से जो है वो स्कोर कितना आया है। जितने भी कैंडिडेट जो सिलेक्शन क्राइटेरिया में जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनके आप मानिए 36 से लेकर 39 तक, हो सकता है किसी के 40 भी आ जाए, हो सकता है किसी के 35 भी रह जाए, परंतु एवरेज जो स्कोर रहा वो 36 से 39 था, ठीक है। अब आप कट ऑफ देख लो कितनी है, 88 है, 88 है। एक बार गौर करना है कि इस 80 में से आपको लगभग 50 क्वेश्चन ही तो चाहिए सिलेक्शन के लिए। ये हम पिछले बार की बात कर रहे हैं। देखो मेरा व्यक्तिगत मत हमेशा ये रहता है कि आपको पहले से किसी टारगेट को डिसाइड नहीं कर रहा है, परंतु आपको ये अप्रोच यहाँ पर समझनी चाहिए कि आपको पार्ट बी में एक भी नंबर नहीं कटाना है। अगर एक भी नंबर आप कटाते हो तो इधर आपके हो सकता है भारी पड़ जाए, पॉलिटी वगैरह के क्वेश्चन है, राजस्थान आर्ट कल्चर के आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से अगर ये घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन तो भारी पड़ जाएगा। परंतु यहाँ पर पार्ट बी के अंदर आप श्योर शॉट जो है वो 40 में से 38-39 नंबर यहाँ से लेके आ सकते हो। पिछली बार हमसे जो व्यक्ति पढ़े हैं वो लेके भी आए हैं। अगर आप सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो,
रैंक 10 की हमने करी है, रैंक 34 की हमने करी है, और इसके अलावा काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हमसे या तो योजनाएं पढ़ी हैं या फिर अधिनियम पढ़ा है, तो वो सिलेक्शन लेके गए। अब हम बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की, डिटेल सिलेबस की, और किस सोर्स के माध्यम से आपको पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। तो साथ ही आपकी वैकेंसी के बारे में अपडेट के लिए रुके हैं, उनको थोड़ा सा इंतजार करना है। जो लोग अब भी ये चाह रहे हैं कि सर अभी वैकेंसी तो आएगी नहीं, कमेंट में कई लोग ऐसे होते हैं कि अभी तो आएगी नहीं 2 साल, नोटिफिकेशन तो आ ही नहीं रहा, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं कि हमें सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सिलेक्टेड कैंडिडेट तो जो है वो 100 ही रहने वाले हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो 120-25 ही रहने वाले हैं, क्योंकि पिछली बार 111 का सिलेक्शन हुआ था। जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की, लगातार की और कंसिस्टेंसी के साथ में की, उन्हीं का तो सिलेक्शन हुआ। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसी कमेंट्स के जो है, अगर आप उस श्रेणी के व्यक्ति हो कि सर नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे, या फिर अभी तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं, 2 साल आएगा ही नहीं, वो लोग जो है वो इस वीडियो को अभी से छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित मानिए कि 100-200 आदमी तो जो है वो इस वीडियो को देखने वाले हैं और उतना ही सिलेक्शन होने वाला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ हम बात करेंगे पार्ट बी की। पहले हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर अगर हम नगर पालिका अधिनियम की बात करें तो उसके अंदर 17 चैप्टर है, परंतु आपके यहाँ पर सिलेबस के अंदर लिमिटेड चैप्टर हैं। जो चैप्टर यहाँ पर आपको नाम दे रखे हैं वही आपके क्या रहने वाले हैं, सिलेबस में रहने वाले हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, आपका चैप्टर संख्या 1 आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, परंतु जब आप चीजें पढ़ने जाओगे आगे, चैप्टर 1 क्या कहता है, अध्याय 1 क्या कहता है, इसमें 2 धाराएं हैं। एक तो है धारा संख्या 1। धारा संख्या 1 क्या कहती है कि जो ये अधिनियम है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसका मूल नाम क्या है, इसका प्रसार कब है। भाई आपने बनाकर तो रख दिया, परंतु इस किस क्षेत्र तक इसको लागू किया गया है उसके बारे में ये बात करता है। फिर बात करता है इसको प्रभाव, इसका प्रभाव जो है वो कब से लागू हो जाएगा या कब से ये प्रभावी हो जाएगा। इन तीनों ही चीजों के बारे में कौन बताता है, धारा संख्या 1 हमें बताती है। फिर हमारे पास में दूसरी धारा आ जाती है, धारा 2। धारा 2 क्या कहती है, परिभाषा, मतलब जो इस अधिनियम के तहत हम जो कीवर्ड यूज करेंगे उन कीवर्ड की परिभाषाएं क्या रहने वाली है, उनकी डेफिनेशन क्या रहने वाली है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाई चैप्टर 1 जो है हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। देखो इसको पढ़ना है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब आप धारा संख्या 3 में ही मान लो कि जो सिलेबस में आपकी जो पहली धारा है वो कौन सी है, धारा संख्या 3 है। धारा संख्या 3 बात करती है नगरपालिका के परिसीमन से बारे में, डिलिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपालिटी। इसमें क्या कहा गया कि जो भी नगरपालिका का क्षेत्र है, जैसे मान के चलो ये नगरपालिका है, इसका क्षेत्र है, अब इनका जो सीमांकन किया जाएगा, जो सीमा चिन्ह यहाँ पर लगाए जाएंगे, जो बाउंड्री के यहाँ पर चिन्ह लगाए जाएंगे, उनका निर्धारण कौन करता है, उनका अनुमोदन कौन करता है, जिला कलेक्टर करता है। अब आपने जिला कलेक्टर तो पढ़ लिया, परंतु जिला कलेक्टर आया कहां से, वो आया यहाँ से, परिभाषा से। परिभाषा में क्या कहा गया कि सीआरपीसी की धारा 20 के तहत जो चीज व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट है वो इस अधिनियम के तहत ही काम करेगा। ठीक है, वहां से रेफरेंस लिया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं आपका संक्रमणशील क्षेत्र। जब हम नगर पालिका के गठन की बात करते हैं तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस क्षेत्र में नगर पालिका बननी है, किस क्षेत्र में नगर परिषद बननी है और किस क्षेत्र में नगर निगम बनना है। तो यहाँ पर आपको चैप्टर संख्या 3 में क्या कहा गया कि अगर आपको किसी भी क्षेत्र में नगर पालिका बनानी है तो उसके लिए आपको क्या रखना होगा, संक्रमणशील क्षेत्र को ध्यान में रखना होगा, केंद्र में रखना होगा। फिर यहाँ कहा गया कि अगर आपको नगर परिषद बनानी है तो उसके लिए किस क्षेत्र में बना सकते हैं, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के अंदर आप बना सकते हैं। फिर अगर आपको नगर निगम बनाना है, नगर निगम की स्थापना करनी है, तो आपको ध्यान रखना है नगर निगम की स्थापना हम कहाँ कर सकते हैं, जो बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है वहां कर सकते हैं। तो ये जो संक्रमणशील क्षेत्र वगैरह हैं वो कहाँ से आए हैं, वो यहाँ से आए हैं, परिभाषा से। तो ये परिभाषा वाला चैप्टर आपको पढ़ते हुए चलना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो चैप्टर संख्या 2 से होता है। चैप्टर संख्या 2 क्या कहता है, देखो मैंने आपको बताया कि स्टेट पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है। चलो इंडियन पॉलिटी की हम बात कर लेते हैं। आपको अगर संविधान को लागू करना है तो उसके लिए क्या होना आवश्यक है, मूल अधिकार आपको देने हैं। किसी सरकार का आपको कर्तव्य निर्धारित करने, जो हम बोलते हैं कि नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको निर्धारित करना है। तो वो चीजें कब होंगी, जब आपके पास में एक देश होगा, उस देश में कुछ नागरिक जो है वो निवास करेंगे, तब जाके आप वहां पर क्या कर सकते हो, संविधान को लागू कर सकते हो। तो
इसी तरह नगर पालिका अधिनियम, अगर आपको काम करना है नगर पालिका अधिनियम का और जो नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करना है, तो उसके लिए एटलीस्ट आपके पास नगर पालिका तो होनी चाहिए। तो चैप्टर संख्या 2 जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहां क्या कहा गया कि नगर पालिका का गठन किस तरीके से किया जाएगा, मतलब कहाँ कहाँ नगर पालिका को बनाया जाएगा, और उस नगर पालिका का निर्माण करने के बाद में सेकंड चीज क्या आती है, 3 नंबर का चैप्टर ये कहता है कि नगर पालिका जो हमने बनाई है उसमें कार्य किस तरीके से करेंगे हम। तो कार्य संचालन से संबंधित जो नियम है वो आपके कहाँ दिए गए हैं, चैप्टर संख्या 3 में दिए गए हैं। जैसे ही हम कार्य का संचालन करते हैं, देखो आपने नियम बना दिए, आपने एक स्कूल बनाई, उस स्कूल के अंदर आपने नियम बना दिए, पर स्कूल को चलाने के लिए, या यहाँ पर हम बात करेंगे नगर पालिका को चलाने के लिए कुछ संपत्ति तो आवश्यकता होगी ना भाई। जैसे मैंने ये बताया कि जब आप मुख्य नगर पालिका अधिकारी बन जाओगे या आप जब अधिशासी अधिकारी बन जाते हो, तब आपको क्या करना होगा, अपने जो भी नगर पालिका क्षेत्र है उसमें साफ सफाई रखनी होगी, ठीक है, उसमें जो है वो पार्क का प्रबंधन करना होगा। तो ये साफ सफाई होगी कैसे, जब आप जो ये टिपर है, जो गाना चलता है ना कि भाई गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो वो चीजें आई कहाँ से, वो है नगर पालिका की संपत्ति, क्योंकि नगर पालिका को कार्य करने के लिए क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। चैप्टर संख्या हमने 4 में हमने ये बात कर ली कि नगर पालिका की संपत्ति होगी, पर नगर पालिका की जो संपत्ति है वो आप खरीदोगे कैसे भाई। नगर पालिका है, आप मैं आपको कहूँ कि आप मुख्य नगर पालिका अधिकारी बन गए, आपको अपने क्षेत्र में क्या करनी है, साफ सफाई करनी है, आपको अपने क्षेत्र में क्या करना है, अतिक्रमण हटवाना है, और उस अतिक्रमण के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, जेसीबी मशीन की आवश्यकता होगी। तो वो जेसीबी मशीन आएगी कहाँ से भाई, नगर पालिका की संपत्ति तो हो ही गई ना, पर आपको ये संपत्ति जो है वो आएगी कहाँ से, इसके लिए आपको क्या आवश्यकता होगी, फाइनेंस की आवश्यकता होगी, वित्त की आवश्यकता होगी, रुपयों की आवश्यकता होगी। तो ये जो वित्त वाला चैप्टर है वो किस में आ जाता है, चैप्टर संख्या 5 में आ जाता है। परंतु इस वित्त को रखेंगे कहाँ पर, किस तरीके से इसको मैनेज किया गया, तो ध्यान रखना है नगर पालिका निधि बनाई गई, एक अकाउंट बनाया गया नगर पालिका निधि, तो उसमें जो है जितना भी नगर पालिका का खर्चा होगा वो यहाँ से जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम, जैसी भी मशीन लेनी है तो वो लेंगे, अगर सफाई कर्मचारियों को पेमेंट देना तो वो कहाँ से देंगे, यहाँ से देंगे। आगे बात समझ में। चैप्टर संख्या 6 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। चैप्टर संख्या 6 क्या है, हमारे सिलेबस में नहीं है। चैप्टर संख्या 7 क्या कहता है भैया, आपने जो है वो 4 में और 5 में पहले वित्त की बात कर ली, फिर हमने कहा कि संपत्ति भी खरीद लेंगे और सब चीजें बात कर ली, परंतु वो आएंगी कहाँ से भैया। आपने खाता बना के छोड़ दिया, आपने कहा कि ये रुपया है इसमें डाल देना, पर वो रुपया आएगा कहाँ से, वो रेवेन्यू आएगा कहाँ से। तो चैप्टर संख्या 7 क्या कहता है कि जो आपने नगर पालिका निधि के अंदर रुपया डाल रहे हो वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कैसे आप टैक्स लगाओगे, कैसे आप फीस जो है, जो शुल्क है उसकी वसूली करोगे, और किस तरीके से उनका डिसाइड करना है, वो चीजें हम बात करेंगे चैप्टर संख्या 7 में। आगे बात समझ, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। पहले क्या करना है, नगर पालिका का गठन करना है, फिर उसके क्या करना है, कार्य संचालन। कार्य संचालन के लिए हमें क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए। तो चैप्टर संख्या आपका जो है 4 क्या कहता है, संपत्ति के बारे में। फिर चैप्टर संख्या 5 क्या कहता है कि अगर संपत्ति हमें लेनी है तो उसके लिए हमें क्या, किसकी आवश्यकता होगी, वित्त की। और वित्त कहाँ रखा जाएगा, नगर पालिका निधि में रखा जाएगा। ठीक है, अब आपने वित्त की और खाते की तो बात कर ली, नगर पालिका निधि की तो बात कर ली, परंतु वो आएगा कहां से, वो आएगा हमारा चैप्टर संख्या 7 नगर पालिका राजस्व से। तो ये आपको यहाँ पर याद करने हैं। फिर आपको ध्यान रखना है, ना तो 8 है, ना 9 है, ना 10 है, 8, 9 और 10 नहीं है आपके पास में। ठीक है, फिर कौन से चैप्टर आ जाते हैं, 11, 12, 13 और 14। 11 को कैसे याद रखोगे, देखो 1 और 1 11, मतलब 2 आदमी बनकर क्या करते हैं, विकास की बात करते हैं, नगर योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको नगर पालिका के विकास की बात करनी है तो 2 लोगों को जुड़ना होगा, दोनों आपस में बैठेंगे, 2 संस्थाएं बैठेंगी और वो क्या करेंगी, नगर पालिका के विकास की बात करेंगे। ठीक है, बात कर ली। फिर प्रत्येक को क्या करना होगा, शक्तियां देनी होंगी भाई। ऐसे करना होगा कि मैं मेरा लेता हूं, तू तेरा ले, तो मैं मेरा मतलब 1 और तू तेरा मतलब 2, तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, 12 नंबर की जो चैप्टर है उसका ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा जो चैप्टर है, मतलब 1/3 जो वेटेज है, इसमें लगभग 300 धाराएं हैं आपकी, आपके सिलेबस के अंदर। ठीक है, उसमें से लगभग 1/3 मतलब 100 के आसपास धाराएं जो है वो इसी चैप्टर के अंदर है। में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से फायर ब्रिगेड को काम में लेते हैं, किस प्रकार से हम अतिक्रमण हटाते हैं, अगर हमें किसी मकान को बनाने की परमिशन लेनी है, पार्किंग की परमिशन देनी है, नगर पालिका के अंदर नालियों की व्यवस्था करनी है, तो वो सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली नगर पालिका के जितने भी काम है वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं।
तो शक्तियां दे दी, तो शक्तियां देने से क्या होगा, अपराध भी होगा। तो शक्तियों और अपराध के बारे में कौन सा चैप्टर बात करता है, चैप्टर संख्या 12 बात करता है। फिर हम बात कर लेते हैं चैप्टर संख्या 13। चैप्टर संख्या 13 क्या कहते हैं कि अभियोजन, मतलब ये जो अपराध हुए हैं, यहाँ पर हमने 12 में जो अपराध किए हैं उससे संबंधित अगर कोई केस करना है तो केस के लिए आपको क्या करना होगा, 13 पे केस करना होगा, मतलब 13 नंबर पे क्या करना होगा, केस करना होगा। ये जितनी भी चीजें हम पढ़ी हैं उसमें आपको ये लग रहा होगा कि नगर पालिका ही, मतलब यूं बोलते हैं ना कि एक जो वेब सीरीज है उसमें कहा गया है कि भाई कभी कभी तो लगता है कि अपुन ही भगवान है। तो आपको इस पूरे चैप्टर के जितनी भी डिस्कशन हमने की है वहां आपको ये लग रहा होगा कि भाई हम जो नगर पालिका है वही भगवान है, मतलब जो कर रही है वही हो रहा है। परंतु 14 नंबर चैप्टर में क्या कहा गया कि किस प्रकार से हम नगर पालिका का नियंत्रण करेंगे, जो उसमें कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, नगर पालिका खुद एज ए इंडिविजुअल बॉडी काम कर रही है, तो उसका नियंत्रण हम कैसे रखेंगे, वो चीजें जो है यहाँ पर 14 नंबर चैप्टर में दी गई है। फिर हम बात कर लेते हैं, आपका 3 नियम है जिसमें अगर समान क्रय करने हैं तो 1974 के जो है वो नियम हो गए, और 2009 के 2 नियम है जिसमें एक तो कार्य संचालन से संबंधित है और एक जो है वो आपका नगर पालिका की समितियों से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो है ये पूरा पार्ट बी का जो सिलेबस हो जाएगा। इसमें आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले बेर एक्ट साथ में रखना है। क्यों, क्योंकि बेर एक्ट से क्या रहने वाला है, आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, परंतु उसकी भाषा की लिस्ट है। इसके लिए हमने आपको शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं, किस प्रकार से आप उनको प्राप्त कर पाओगे ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो पहले नंबर का चैप्टर है बेसिक है, कंसेप्ट आपके यहीं से बनते हैं। जो पहला और दूसरा चैप्टर है जो परिभाषाओं वाला, और ये जो सेकंड चैप्टर है इसमें आपको ध्यान रखना है 6 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 25 में से कितने पूछे गए, 6 क्वेश्चन पूछे गए। 25 मतलब इस अधिनियम से 25 क्वेश्चन आए टोटल। ठीक है, वार्ड समितियों से बात करें तो 2 है, और इसमें ध्यान रखना है एक ऐसा चैप्टर था, एक ऐसा क्वेश्चन था जो 2 धाराओं से मिलकर बना है। एक तो धारा 24 जिसमें अयोग्यताओं से संबंधित बात करते हैं, और एक धारा संख्या 62 जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करता है और कोई प्रोसेस है जो गलत तरीके से फॉलो की गई है, कोई कार्यशैली है जिसको फॉलो नहीं किया गया है, ऐसी कंडीशन में क्या रहने वाला है, कार्य क्षेत्र जो है वो दूषित नहीं माना जाएगा, जो कार्य किए गए हैं वो दूषित नहीं माना जाएगा। तो इन 2 धाराओं को मिलाकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो वेटेज रहा है वो सेकंड नंबर चैप्टर और आपका जो 12 नंबर का चैप्टर है उसका रहा है। तो ये 2 चैप्टर आपको करने हैं, वैसे तो पूरे ही करेंगे परंतु ये भी आपको ढंग से करने हैं। ठीक है, ये आपकी जो है वो 8 योजनाएं हैं। इसमें से कुछ योजनाएं हैं जिनकी संभावना ये बनती है कि चेंज हो सकती हैं, कुछ के जगह पे कुछ नई योजनाएं जो है वो ऐड हो सकती हैं। ठीक है, अब ये पार्ट बी से संबंधित जितनी भी चीजें हमने बात की है वो आपको किस तरीके से मिलने वाली हैं, ध्यान रखना है। हमारी तरफ से पार्ट बी के लिए एकदम फ्रेश बैच चलाया गया है, अपडेट है। अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तब तक की अपडेट है, और आगे भविष्य में जो भी अपडेट होंगे वो आपको इस कोर्स के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, परंतु कब, जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी क्या मिलने वाला है, तो अभी हम बात कर लेते हैं। देखो आपको मैं कोर्स ही दिखा देता हूँ, ये ऑफिशियल है। आप वेबसाइट के माध्यम से या फिर आपका जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो। देखो इसमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, डेमो वीडियो मिलेंगे। तो आप डेमो से क्या कर सकते हो, इस वीडियो को देख सकते हो कि भाई किस तरीके से जो है हम मैनेज करेंगे। यहाँ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो मिलेंगी क्लास, क्लास के बाद में आपको क्या मिलने वाले हैं, नोट्स। प्रत्येक चैप्टर के जैसे कंप्लीट होता है तो आपको मिलेंगे। क्लास के साथ में आपको क्या मिलती है, स्लाइड, पैनल की जो स्लाइड है, पैनल पीडीएफ आपको क्या मिलती है, क्लास के साथ ही मिल जाती है। फिर आपको क्या मिलने वाले हैं, नोट्स। नोट्स के बाद में आपको चैप्टर टेस्ट मिलेंगे। नोट्स के बाद में आपको क्या मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं, मिल गए। इसके बाद में आपको क्या होगा, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है तो टेस्ट सीरीज शेड्यूल वाइज प्लस आपको क्या मिलने वाली है, रिवीजन क्लासेस। हमारा ये टारगेट है कि इस बैच के अंदर हम नवंबर से पहले पहले बैच जो है वो पार्ट बी से संबंधित कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो क्लासेस का फॉर्मेट मिलेगा जिसमें आपको वीडियो मिलने वाली है। नोट्स आपको जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश रही है। बाईलिंगुअल पूरा मैटर जो है वो रहने वाला है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हो अभी तक तो जो है हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो तीनों के हमने नोट्स उपलब्ध करा दिए हैं। ठीक है, ये आप फॉर्मेट देख सकते हो पूरा। तो इस प्रकार से आपको बहुत शानदार तरीके का कंटेंट जो है वो उपलब्ध करवाया जा रहा है।
अगर आपको हिंदी में देखने हैं कि भाई नोट्स जो है वो मैं हिंदी में देख लूँ तो हिंदी में भी देख सकते हो आप। ये देखो पेयर एक्ट भी आपको यहीं पर मिल जाएगा, जो मूल अधिनियम है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस प्रकार से जो है वो देख लो आप, बहुत शानदार तरीके से जो है वो चीजें आपको मिलने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है, वहां पर जो आपके पेपर हुए हैं अभी तक वो पेपर आपको मिल जाएंगे जो अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, और चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो यहाँ पर इस फोल्डर में अपडेट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर आपको ना तो कोई किताब खरीदनी है, ना ही आपको कोई भी अलग से कुछ कोर्स वगैरह परचेज करने की आवश्यकता है, ना आपको टेस्ट सीरीज की आवश्यकता है, क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में ही ऑलरेडी जो है हम 700 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं, और टेस्ट सीरीज वाले जो क्वेश्चन है वो अलग है। तो आपको ध्यान रखना है 700 प्लस क्वेश्चन बाईलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर यहाँ पर अपलोड होते हुए मिलेंगे जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये कुछ फीडबैक है जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग जो है वो लगातार तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, 3 चैप्टर अभी तक हमने कोर्स में कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये कुछ फीडबैक हैं, जैसे अभी जूनियर अकाउंटेंट में लगे हुए हैं, फीमेल कैंडिडेट है तो जूनियर अकाउंटेंट में लगे हैं और हमारे साथ में जुड़कर बढ़िया वाले तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें जो क्लासेज होती हैं उसमें लास्ट क्लास का सबसे पहले क्या होगा, रिविजन। और जैसे जैसे हम धाराएं पढ़ रहे हैं, जैसे हमने धारा पढ़ी कि भाई 24 नंबर की धारा है, वहां पर हमने उस क्वेश्चन को ले लिया। हमने जब परिसीमन का पढ़ा तो परिसीमन का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो साथ साथ में हम डिस्कस करते हुए चल ही रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये फीडबैक देखो, सेकंड ग्रेड टीचर है 7 साल से, परंतु हमसे जुड़कर और पार्ट बी का जो है वो कोर्स बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। जल्द ही हमारा सिलेबस जो है वो हो जाएगा। टारगेट हमारा है कि नवंबर से पहले पहले आपका जो है पार्ट बी से संबंधित कोर्स करवा दें। ठीक है, आ गई बात समझ में। इस तरीके से आपको बाईलिंगुअल कंटेंट इसमें पूरा मिलने वाला है। ये हमारी धारा संख्या 1 है जिसमें हमने अभी बताया था संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ के बारे में बात की गई। पार्ट बी के बारे में हमें पूरी बात कर ली, पार्ट ए के बारे में बात करते हैं। देखो अभी हाल फिलहाल में एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई क्वेश्चन जो है वो बहुत टफ आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। एक बार आप 9th और 10th की किताब उठा के देखना, वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर वहां से नहीं आ रहे हैं तो फिर आप मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ो। मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर रीमा हुजा की किताब चलती है जो अपने आप में लगभग 1300 से 1400 पेज की है, हिस्ट्री है केवल, वहां से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। परंतु क्या आप इस एग्जाम के लिए उसको पढ़ोगे? मेरी सलाह ये है कि जो ये पोर्शन है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये पूरा आपको कंप्लीट करना है, अच्छे तरीके से करना है, बहुत अच्छी डेप्थ के साथ में करना है। परंतु करोगे कहाँ से? देखो मैं बताऊं, छोटी सी किताब दिख रही है आपको, कक्षा 10 की किताब है, इसमें लगभग 130 पेज है। ठीक है, और अगर आप पढ़ने बैठोगे तो 5 से 6 दिन में एक किताब कंप्लीट हो जाएगी, हो सकता है जल्दी भी हो अगर आपका पहले से जीके पढ़ा हुआ है। इसमें हर एक लाइन में ये मान के चलो मोती पड़े हैं, अक्सर नहीं है इसमें, क्योंकि हूबहू लाइन से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कहीं आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ये किताब पढ़नी है, इसके साथ साथ में आपको 9th और 10th, मतलब ये 10th की किताब तो है ही, और 9th और 10th की किताब पढ़नी है सबसे पहले। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो ठीक है, आपने पहले से कोचिंग कर रखी है और आपने पढ़ा नहीं है अभी तक, खुद से नहीं पढ़ा है, तो आपको पढ़नी चाहिए। हमारी तरफ से क्या सहयोग रहेगा, अगर आप कहते हो, अगर आप कमेंट करते हो तो हमारी तरफ से ये हो सकता है कि इसकी क्लास आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दी जाए। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारी टेस्ट जो हमारी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। चाहे तो हम बात करें पार्ट बी का जो बेयर एक्ट है जो राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया था, वो पूरा का पूरा हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसकी और 9th वाली क्लास की जो बुक है उसकी पीडीएफ हम जो है वो आपको उपलब्ध करा देंगे। पार्ट बी के जो मैंने नोट्स बताए थे वो नोट्स आप इस तरीके से जो है वो नोट्स का प्रिंट आउट ले सकते हो। ये चैप्टर संख्या 3 का प्रिंट आउट है, इसमें साइड में जगह भी छोड़ी गई है, तो आप इसका क्या कर सकते हो, कुछ चीजें अगर आपको एड ऑन करनी है तो वो भी कर सकते हो। इस तरीके से आप उसको डाउनलोड करोगे और प्रिंट आउट इसका ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये पोर्शन आपको 9th और 10th की किताब से करना है। इसके अलावा 2 किताबें आती हैं हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की, ठीक है, उसमें से एक तो कौन सी है, हुकमचंद जैन है। ठीक है, और एक किताब और आती है शायद जैन एंड माड़िया ऐसे कुछ करके आती है। तो उन दोनों में से आप क्या कर सकते हो कि दोनों कोई भी जो है प्रीफर कर सकते हो। अगर आप हुकमचंद जैन को पढ़ रहे हो तो वो पढ़ सकते हो, 9th 10th और हुकमचंद जैन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कहते हो कि भाई मैं सर कुछ नहीं पढ़ना चाह रहा, तो एक किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है,
और अभी जैसे फर्स्ट सेकंड ग्रेड के अंदर जो पेपर हुए हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जिनका माहौल बनाया जा रहा है कि ये पता नहीं कहाँ से आ गए, ये किताब है। अब इसका आपको ध्यान रखना है, पेनोरमा की है, मैं लिख देता हूं यहां पर। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टार्टिंग आपको 9th एंड 10th की किताब से करनी है। राजस्थान बोर्ड की क्या करनी है, 9th और 10th की किताब लेनी है। उसके अलावा एक किताब आती है JN मारी, ये किताब ले सकते हैं। या फिर मैं ये कहूँगा कि एक जो ये बहुत अच्छी किताब है, मेरा कोई मतलब इसमें कोई स्पॉन्सरशिप वाला वो काम नहीं है, परंतु ध्यान रखना है, पेनोरमा की किताब बहुत मतलब यूँ मान के चलिए कि यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो पेनोरमा का ध्यान रखना है, वॉल्यूम 2 है जो कि आर्ट, हिस्ट्री और कल्चर तीनों पोर्शन को कवर करता हुआ आता है। ये तीनों चीजें आपको करनी है, ठीक है, और अच्छे तरीके से करनी है। इन्हीं चीजों का आपको बार बार रिविजन करना है। आगे बात समझ में, हमारी तरफ से जो है वो आपको 9th और 10th की किताब यूट्यूब पे करवा दी जाएगी, परंतु वो तभी करवाई जाएगी जब आप इंटरेस्ट लेते हो इस चीज के अंदर। अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन जो है वो आपको समझाने की, याद करवाने की कोशिश हमारी रहेगी। सेकंड पोर्शन आपका आ जाता है राजस्थान भूगोल का। देखो राजस्थान भूगोल की एक बात बताऊं, कुछ स्टैटिक चीजें हैं, प्रसार वाला जो है, और अगर हम बात करें जो भौगोलिक जो आपको प्रदेश है उनका हो गया, परंतु ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो इसमें वेरिएशन करती हैं। जैसे एक तो स्पेशली जो जिलों की संख्या है वो पहले 33 फिर 50 हो गई, अब 41 हो गई। सबसे बड़ा डाउट तो यही फैल रहा है, अब आपको 41 के हिसाब से ही पढ़ना है। कारण देखो अभी मेरा भी जो है वो आपका हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है उसमें जाना हुआ था, वहां से मैं किताब लेके आया हूँ जो लेटेस्ट एडिशन है, हरिमोहन सक्सेना की है। जो भी लोग अगर राजस्थान जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, इस किताब को जरूर प्रीफर करते हैं राजस्थान के जियोग्राफी के लिए, ठीक है। हरिमोहन सक्सेना की किताब है, आपको ये ध्यान रखना है कि इसका 46वां संस्करण लेके आना है। हरिमोहन सक्सेना की कौन सा संस्करण लेके आना है, 61वां, 46वां संस्करण आपको लेके आना है। जो कि 41 जिले और 7 संभाग इसके अनुसार तैयार की गई है, और एडिशन इसका कौन सा है, 2025 का। ये किताब आपको लेके आनी है। अब ये किताब कहाँ आपको हेल्प करेगी, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं, जैसे प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश है उनकी विशेषता बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, जलवायु वाला बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है, वनस्पति एवं मृदा का दे रखा है। परंतु ध्यान रखना इसमें आपको डाटा कहाँ से अपडेट करना है, वन रिपोर्ट से। तो वन रिपोर्ट के 1-2 पेज बनेंगे जो कि आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं फसलों वाला, तो फसलों में किस जिले का कौन सा स्थान है, अभी जो पंचगौरव वाला जो स्कीम चल रही है उसमें किस जिले के अंदर कौन सी फसल को जो है वो अलॉट किया गया है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उद्योग वाले पोर्शन में आपको आर्थिक समीक्षा से जो है वो डाटा अपडेट करने हैं, करंट के साथ में, मान लो करंट के साथ में क्या करना है, अपडेट करना है। फिर जनसंख्या में कुछ चेंज होना नहीं है आने वाले 1-2 साल तक, तो तब तक आपकी एग्जाम हो ही जाएगी। सिंचाई वाले में आपको ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जियोग्राफी में आपको क्या करना है, अपडेट करनी है साथ में, ठीक है। बाकी ये किताब मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छी किताब है, और लेटेस्ट एडिशन आपका लेके आना है, क्योंकि मैं जो है वो डायरेक्ट राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से लेके आया था। हो सकता है आपको किसी किताब के जो आपकी जो बुक स्टोर है वहां पर पुराना एडिशन भी मिल जाए। तो मैंने आपको बता दिया 46वां संस्करण है जो कि 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार है। चीजें जो है वो इसमें अपडेट कर दी गई हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम बात कर लेते हैं पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी में आपको ध्यान रखना है कि एक तो मैंने आपको बता दिया बेरेक्ट, पॉलिटी में आपको ध्यान रखना है, एक तो क्या करना है, बेरेक्ट करना है। बेरेक्ट क्यों करना है, क्योंकि दूसरी जो मैं किताब बता रहा हूं वो अपने आप में क्या है, पॉलिटी की बाइबल के रूप में काम करती है। कौन सी है, एम लक्ष्मीकांत। पहले जनरली ऐसा होता था कि वनडे की जो एग्जाम है उनके लिए एम लक्ष्मीकांत की आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आरपीएससी जो क्वेश्चंस पूछ रही है पॉलिटी के,
वो जो सब आर्टिकल है उनसे पूछ रही है, मतलब अनुच्छेद के अंदर के कौन से हैं, जैसे 164 है, 164 एक है, इस तरीके से आर्टिकल पूछ रही है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बेयर एक्ट पढ़ना होगा, और बेयर एक्ट से निश्चित रूप से आप मान के चलिए आपको फायदा मिलेगा। गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल बेयर एक्ट है, जो कि आपका मई 2024 तक अपलोडेड है, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारी एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको एकेड स्पोर्ट की एप्लीकेशन है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आपको एक ई बुक के नाम से जो है वो ऑप्शन मिलेगा, इसके नाम से मिलेगा, ई बुक के नाम से। तो इस ई बुक के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो वहां पर आपको ये पीडीएफ फ्री मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ आपको यहाँ पर उपलब्ध होने वाली है। फिर बात करते हैं एम लक्ष्मीकांत की। इसमें भी एक डाउट रहेगा कि सर जो लेटेस्ट एडिशन आया 8वां, क्या वो हमें लेना चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास में 6 और 7 ये अगर एडिशन है तो आपको नई एडिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके पुरानी है या फिर आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो आपको कौन सा एडिशन लेना चाहिए, 8th एडिशन लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। एक जो आर्टिकल 21 है उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से डिसीजन आए हैं, एक तो ये चैप्टर ऐड हुआ है और एक चैप्टर और ऐड हुआ है। तो ध्यान रखना है 8वां एडिशन तभी लेके आना है जब आपके पास में 5वां या इससे पहले का एडिशन है, या फिर आपके पास में एम लक्ष्मीकांत है ही नहीं। तो क्या सर इसको पढ़ना आवश्यक है? निश्चित रूप से पॉलिटी का जो वेटेज है वो लगभग 20 नंबर का रहने वाला है यहाँ पर, मतलब 1/6 पार्ट आपका किसका रहने वाला है, पॉलिटी का रहने वाला है। और अगर हम पार्ट बी की बात करें तो फिर जो है 1/4 ही हो जाता है, क्योंकि पार्ट ए के अंदर जो है वो आपका क्या है, 80 क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना 25% वेटेज तो इसका अकेले का ही है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। डेप्थ में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो वो किससे, पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं। तो ये चीजें आपको पॉलिटी में ध्यान रखना है। राजस्थान की पॉलिटी आप किसी भी अच्छे नोट्स से कर सकते हो। बाकी हमारा भी प्रयास रहेगा कि आपको समय रहते इनके बारे में कंटेंट या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो उपलब्ध कराने की कोशिश रहेगी। करंट है तो करंट का आपको कहाँ से पढ़ना है, देखो सबसे पहले क्या अभी से स्टार्ट कर देना है। जैसे ही एग्जाम डेट आती है उससे लगभग 10 से 12 महीने पहले का करना है। अभी से कर दें, देखो अभी करते हो तो बढ़िया है, वेल एंड गुड है। ठीक है, तो अभी से आप कर सकते हो। और करंट जो है वो आपको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है। हमारी तरफ से आपको फ्री पीडीएफ मिलती है, तो ध्यान रखना लगभग 20 पेज होते हैं उस पीडीएफ के अंदर, जिसमें आपका सूजस भी कवर होता है, इसमें आपका पीआईबी भी कवर होता है, न्यूज़पेपर भी कवर होता है, और ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नोट्स हमारे किस तरीके से रहते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। पिछली बार योजनाओं का हमने जो चीजें दी थी अपडेट करके, वो आप देख सकते हो कि इंदिरा रसोई जो योजना है, जिसका अभी नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया, उसको किस तरीके से जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। ये देख लो, क्या प्लेट उसके अंदर मिलती है, क्या सामग्री मिलती है, पूरा आपको डिटेल में जो है वो चीजें बता रखी है। ये देखो, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिला के एक योजना के 2 से 3 पेज बनते हैं, वो आपको उपलब्ध करवा रखे हैं यहाँ पर। मेरे हिसाब से अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब सबसे बड़ा जो डाउट है जिसके लिए आप रुके हुए हो वो कौन सा है, वो ये है कि भाई सर वैकेंसी की क्या अपडेट है। तो वो चीज़ हम बात कर लेते हैं। वैकेंसी अभी जो है आपकी जल्द ही आने की संभावना है। अब जल्द कब तक आ जाएगी, ध्यान रखना है, आपकी जो वैकेंसी है वो 2 बार फाइल फाइनेंस विभाग में जा चुकी है। परंतु हुआ क्या, फाइनेंस विभाग ने ये कहा है कि कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं, कुछ पोस्ट ऐसी हैं, जैसे एक तो बेलदार की वैकेंसी आती है, तो सफाई कर्मचारी के जो ठेकेदार होते हैं उनकी पोस्ट आती है, 1-2 पोस्ट इसी से संबंधित और हैं जो अब उन पे भर्तियां नहीं हो रही, परंतु उनका प्रस्ताव बना के भेज दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चीजें हो रही हैं। तो अभी क्या कहा गया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डीएलबी को ये कहा है कि इन पोस्ट को खत्म कर दो, आप इनको क्या कर दो, फिनिश कर दो। तो ध्यान रखना है, ऐसी कंडीशन में अब थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि डीएलबी जो है पहले नोटिफिकेशन निकाल के इन पोस्ट को खत्म करेगा, और जो 720 की मैं फाइल बता रहा था उसमें से कुछ पोस्ट अब जो है वो कम हो जाएंगी, आप वाली नहीं होंगी, ईओ आरओ वैसी की वैसी आएगी। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी हो सकती है, ईओ होगा, आरओ हो जाएगा, एआरआई मतलब असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो जाएगा, इसके अलावा जो है सूचना सहायक आईए,
ये हो जाएगा, LDC है, UDC है, ये होंगी, और GRA। इनके अलावा एक PRO की वैकेंसी है, वो भी इसमें शामिल है। तो ये जो वैकेंसी है ये भविष्य में आने की संभावनाएं हैं। कुछ वैकेंसी थी जिनको हटाया जाएगा, अभी हो सकता है कि थोड़ा बहुत समय और भी लग जाए। ठीक है, तो इतनी चीजें आपके जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए दिमाग में। मेरे हिसाब से आज जो है हमने डिटेल में बात कर ली है बुक लिस्ट के बारे में, आपकी जो कई डिमांड थी वो हमने कंप्लीट करी है। वैकेंसी कब तक आएगी उसके बारे में कंप्लीट कर ली, किस अप्रोच के साथ में आपको काम करना है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, टीम या फिर मैं जो जैसे भी समय मिलेगा तो हम रिप्लाई कर ही देंगे। ठीक है, कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हो, ये चीज़ें अगर और आसान करना चाहते हो, और आप ये चाहते हो कि इसके बाद में ना तो मेरे को कोई बुक खरीदनी पड़े, ना ही मेरे को कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदनी पड़े, ना ही मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कहीं और भटकना पड़े, एक जगह पे कंसाइज तरीके से लिमिटेड मैटर आपको मिल जाए, तो उसके लिए आप इस बैच को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पर अपडेटेड नोट्स मिलेंगे टिल एग्जाम, जैसे ही एग्जाम होती है उसके बाद में ज्वाइनिंग की प्रोसेस में भी आपकी पूरी तरीके से सहायता की जाएगी, डिपार्टमेंटल तरीके से। ठीक है, रिवीजन क्लासेज आपको मिलने वाली हैं जैसे जैसे हमारा सिलेबस पूरा होता जाता है। चैप्टर वाइज टेस्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिन चैप्टर के नहीं हुए जैसे जैसे वो कंप्लीट होते हैं तो वो होते जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप इनरोल कर सकते हैं। अभी जो साथी यहाँ तक जुड़े हैं, लास्ट में बताने का पर्पज यही है कि अभी तक जो साथी यहाँ जुड़े हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट के साथ में ले सकते हैं। 2025 ये कोड आपको लगाना है। ये कोड जैसे ही आप लगाते हो तो लगाते ही क्या हो जाएगा, आपको डिस्काउंट के साथ में ये प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी बढ़िया खींच की रखो, और जो यहाँ कह रहे हैं कि वैकेंसी कुनिया होगी 1-1.5 महीना और वेट करने दो, फिर भाई आदमी थार सा तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो करा माइंड कोर्स का मैंने आपको बता ही दिया, बाकी कोई चीज़ें हैं तो आप कमेंट में लिख देना। कोशिश ये हमारी रहेगी कि अब थोड़ा थोड़ा हम जो है वो लाइव रिकॉर्ड करना स्टार्ट करें, लाइव जो है आपसे इंटरेक्शन करने की स्टार्ट करें। समय समय पर ऐसे जो डाउट सेशन है वो बैच में भी होते रहेंगे, यहाँ पर भी होते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।